हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं जी, क्विक रिवीजन पॉइंट्स करने वाले हैं जो इंटरेस्ट टॉपिक है उसके सारे के, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के भी, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी, इंस्टॉलमेंट्स के। ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखी है कोर्स के कि भाई हाउ टू यूज़ कोर्स, उसके अंदर भी बताया है पहले से भी, हर एक QRP की वीडियो के अंदर बताता आता हूँ। इसके अंदर भी मैं बताऊँगा ताकि गलती करने के चांस कम हो। कोई बात ना मान रहा हो तो बार बार सुन के मान ले कि जो अपने QRP हैं वो मल्टीपल रिवीजन आपने करने हैं। आपने एटलीस्ट 3 बार वीडियोस PDF को यूज़ करना है। अगर आपको नहीं पता है कैसे, तो स्टार्टिंग में वीडियो है हाउ टू यूज़ कोर्स के स्टार्टिंग में, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो जो मल्टीपल रिवीजन आप करोगे कंसेप्ट लेक्चर से, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है QRP। ये नहीं है कि मैं QRP से कर लूँगा, नहीं, वो तो एटलीस्ट 3 बार करना है। अगर आपको लगे सर वो तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो पहली बात कि जब आप रिवीजन करते हो तो कम टाइम लगता है, और दूसरी बात अगर वो बहुत ज़्यादा हो गया तो पूरी ज़िंदगी गवर्नमेंट से सैलरी लोगे, वो भी तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी, है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जिनको सीरियसली जॉब चाहिए वो ये करने के लिए तैयार है। स्टूडेंट, एक तो ऐसा स्टूडेंट होता है सर मिनिमम कितना पढ़ूँ, इंपॉर्टेंट बता दो, और एक ऐसा स्टूडेंट होता है सर आप कुछ भी बता दो बस कुछ छूट ना जाए। उन लोगों का सिलेक्शन होता है। ठीक। तो कंसेप्ट लेक्चर्स एंड PDFs नीड टू बी डन थ्राइस एटलीस्ट। उनकी रिप्लेसमेंट QRP नहीं कर सकते। QRP कर क्या सकते हैं? QRPs आर गुड फॉर रीडिज़ाइनिंग नोट्स। आप जो नोट्स बनाओगे कंसेप्ट लेक्चर देखते हुए, उनको रीडिज़ाइन, उनके अंदर इंप्रूवमेंट ये करवा सकते हैं। और एग्जाम के नियर किसी टॉपिक के बेसिक्स को टच करना है तो उनको ये टच करवा देंगे। मैं ऐसे ही वीडियो के अंदर टच करवा दूंगा। ठीक है। तो जब एग्ज़ाम पास आ जाए तो भी हमने ये नहीं है कि डेली QRP देखने हैं। वीडियो देखने में बहुत टाइम लगेगा मेरे भाई। आपने ये जो अपने नोट्स है ना, एक बार आपने कंसेप्ट लेक्चर देखते हुए डिज़ाइन किए, उसके बाद आपने QRP से रीडिज़ाइन किए। ठीक है। उसके बाद फिर से आप कंसेप्ट लेक्चर देखोगे तो फिर से अपग्रेड होएंगे। आपको सेम चीज़ को दोबारा देखकर नई नई चीज़ें पता चलेंगी, तो इनको आप अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ से आप बहुत कम टाइम में 10-15 मिनट एक बड़े टॉपिक को आप रिवाइज कर लोगे। प्लेन ज्योमेट्री जितने बड़े टॉपिक को 10-15 मिनट में आप अपने नोट से रिवाइज कर लोगे। परसेंटेज जैसे टॉपिक को तो 3-4 मिनट में रिवाइज कर लोगे। तो नोट्स से हम रिवाइज करेंगे। ठीक है। फिर से टच करना है तो हम QRP को यूज़ कर लेंगे, टॉपिक के बेसिक्स को। चलिए जी, तो यहाँ पर इस तरीके से तो हम नहीं कर सकते जैसे हम कंसेप्ट लेक्चर में करते हैं। तो यही अज्यूम करके मैं सारे पॉइंट्स आपको रिवाइज करवाऊंगा कि आप पहले सारे कंसेप्ट्स को देख चुके हो पूरे कोर्स के इंटरेस्ट के। ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे कि भैया इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट है, अगर आपने किसी से रुपए लिए हैं तो उस रुपए को यूज़ करने के लिए वो आपसे फीस लेता है। अगर मैं आज आपको 100 रुपये दूँ और आप 1 साल बाद मुझे 100 रुपये दो, तो मुझे क्या फ़ायदा? फिर मैं बोलूँगा मैं क्यों दूँ, तुम 100 रुपये ही दोगे, मुझे क्या फ़ायदा, है ना। फिर आप बोलोगे कि अगर आप मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं आपको 120 रुपये दूंगा 1 साल बाद। फिर शायद थोड़े मेरे मन में लालच आ जाएगी। ठीक है। तो जो हम एक्स्ट्रा रुपए लेते हैं वो क्या है? वो इंटरेस्ट है, जो हम फीस लेते हैं मनी को यूज़ करने की। ठीक है। ये इंटरेस्ट की डेफिनेशन है। 2 तरीके के इंटरेस्ट अपने सिलेबस के अंदर है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल है। सिंपली हम डिसाइड कर लेते हैं कि 1 साल की फीस कितनी लगेगी, उसको हम बोलते हैं जी रेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया 10% पर एनम कि भैया मनी को यूज़ करोगे तो हर साल के लिए 10% रुपये दे दीजिएगा। ये पर एनम है। अगर 1 साल यूज़ करोगे तो 10% दे दो, 2 साल यूज़ करोगे तो भाई 10 × 10 × 2 20% दे दो, 5 साल यूज़ करोगे तो 10 × 5 50% दे दो फीस के तौर पर। जो रुपये लिए हैं वो तो दोगे ही। तो यहीं से एक चीज़ हमें पता लग जाती है। मान लो रेट 10% पर एनम, रेट मतलब कि हर साल कितने % ब्याज लगेगा। ठीक। तो यानी कि रेट जितने भी % है, अगर मान लो यहाँ पर टाइम जो है वो हमारा सपोज 3 ईयर है, तो टोटल ब्याज कितना बनेगा? 10 × 3 30%। तो टोटल जो ब्याज बनता है वो कितना बनता है? वो होता है R × T% ऑफ प्रिंसिपल। 10% हर 1 साल का, 3 साल है तो 30%, 30% ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है। इसी चीज़ को जब आप लिखोगे R × T/100 × P, तो ये बन जाएगा। यहीं से फॉर्मूला आ रहा है। तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग दिमाग में रखनी है, और फॉर्मूला तो है ही। ठीक है। इसको हम हालांकि यूज़ नहीं करते, बट पता तो होना चाहिए ना कि ऐसी कोई चीज़ है। ठीक है। इसको यूज़ करना, इसको यूज़ करना सेम ही है। ये बच्चे रट लेते हैं, ये हम आपको समझा देते हैं।
द नेक्स्ट इज कि सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अगर प्रिंसिपल बढ़ गया, मान लो रेट और टाइम सेम रहे, रेट और टाइम सेम रहे, आपने किसी बंदे को रुपए दिए 10% पर 3 साल के लिए ही, एक बंदे ने कुछ रुपए लिए, दूसरे बंदे ने डबल रुपए लिए थे, तो वो डबल ब्याज देगा। तो प्रिंसिपल रेट और टाइम जितने गुना बढ़ता है उतने ही गुना सिंपल इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दुगने समय के लिए रुपए दे दोगे तो ब्याज दुगना लगेगा। ठीक है, अगर रेट को 1.5 गुना कर दोगे तो ब्याज भी 1.5 गुना लगेगा, अगर बाकी चीजें सेम रही। और अगर सारी चीजें बदलेंगी तो जो जो जितने गुना होएगा उनका कंबाइंड इंपैक्ट हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अमाउंट्स फॉर सक्सेसिव ईयर्स फॉर्म एन एपी। जो सक्सेसिव ईयर्स के लिए जो अमाउंट्स हैं वो एक एपी बनाते हैं। अमाउंट्स यानी कि मूलधन। जैसे मान लो यहाँ पर प्रिंसिपल है 0 ईयर्स पर, मैंने 1000 रुपये लिए 10% पर एनम पर, तो 1 साल के बाद मुझे 1100 रुपये देने बनते हैं। लेकिन अगर मैं रुपये ना दूं तो 2 साल के बाद मुझे 1200 रुपये देने बनते हैं, 3 साल के बाद मुझे 1300 रुपये देने बनते हैं। तो हर एक साल का ब्याज जो है वो सेम है। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज सेम है, क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग में जो अमाउंट लिया उसी पर लगता है। तो हर साल 100 रुपये ऐड होते जाएंगे, हर साल सेम अमाउंट ऐड होता जाएगा। और जब सेम चीज़ ऐड होती जाए तो एक सीरीज बनती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो अमाउंट्स जो हैं वो एपी बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, इन सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में फॉर इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल सम इज एडिड एज इंटरेस्ट। सेम समान वर्षों में समान राशि ब्याज के रूप में बनती है। मान लो अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस तरह के क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए उनका कंसेप्ट कि एक सम है जो कि 3 साल के अंदर 5000 रुपये हो गया, और भाई 7 साल, 3 साल के बाद उसका अमाउंट देखा तो 5000 था, 7 साल के बाद उसका अमाउंट देखा तो 9000 था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 4 साल के अंदर भाई साहब 4000 रुपये ऐड हो गए। ये तो कुछ ज़्यादा भयंकरी वो हो गया, फिर प्रिंसिपल नेगेटिव में हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं 1 साल का, इसको हम कर देते हैं जी 5400। ठीक है, तो 4 साल के अंदर 400 रुपये ऐड हुए, 400 रुपये। तो हर साल 100 रुपये ऐड हो रहे हैं, अगले 4 साल में फिर से 400 हो जाएंगे। 1 साल में अगर ब्याज के 100 रुपये ऐड हो रहे हैं तो हर एक साल में 100 रुपये ही ऐड होंगे, पहले भी 100 रुपये ही ऐड हुए होंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, और ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही मतलब है इनका। एपी का मतलब क्या है कि सेम नंबर ऑफ टर्म्स, एक टर्म आगे जाओगे तो अगर 10 का गैप है, अगली एक टर्म आगे फिर से 10 का गैप, 5 टर्म आगे जाओगे तो 50 का गैप, सेम चीज़ है, उसी को अलग वे में बस लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास है जी कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट की अंडरस्टैंडिंग है सारी बेसिक्स की, यही अंडरस्टैंडिंग है, देख लो। इसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। यही तो देखो, यहाँ पर मैंने एक पेज में कर दी क्यूआरपी के अंदर, वहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन करवाइए। तभी मैं बोल रहा हूँ क्यूआरपी उनका रिप्लेसमेंट नहीं है, जस्ट मैंने आपको सब कुछ टच करवा दिया कि भैया ये अंडरस्टैंडिंग है, इसी बेस पर क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आएगी। कैसा, यही है कंसेप्ट? हाँ, और कुछ कंसेप्ट आप ढूंढ के देखो, क्वेश्चन के टाइप मिल जाएंगे, कंसेप्ट नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। अच्छा, यही है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं करके बैठा हूँ भाई, नया क्वेश्चन आ रहा है तो नए कंसेप्ट पर नहीं आ रहा, वो नए टाइप का हो सकता है बस। ठीक है, और सारे टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं आपको, नए टाइप का भी नहीं मिलेगा आपको, तो क्वेश्चन गारंटीड नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है कि मान लो प्रिंसिपल 1000 रुपये है और रेट जो है वो 10% है, जो दर है वो 10% वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित हो रहा है। तो 1 साल के बाद अगर बंदा देगा तो 1100 देगा, 2 साल के बाद अगर बंदा देगा तो अब 1200 नहीं देगा, अब की बार ये अमाउंट बढ़ता है, यानी कि ये अमाउंट 10% बढ़ा, फिर ये अमाउंट। अब अपना प्रिंसिपल बदल गया कि भैया 1 साल बाद और दोगे, या तो आज 1100 दे दो या मैं 1100 को 10% बढ़ा रहा हूँ, ये है। तो ये अमाउंट बढ़ता जाएगा, यानी कि हमारा प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। ये सिंपल सी बात, क्लियर है जी? तो इसको कैलकुलेट करने के कई मेथड आपको बताए हैं मैंने, तो देखते हैं वो सारे रिवाइज करते हैं। तो हम
एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, यहाँ से बोर्ड आ सकता है कोई? हाँ, वेरी गुड, बढ़िया बात है। तो ये मैंने पहले यूज़ नहीं किया, काली स्क्रीन यूज़ की। ये वाला इसमें भी रंग बदल जाता है क्या? एक बार देख लो। हाँ, इसमें रंग नहीं बदल रहा भाई, बट इसमें पेजेस ऐड हो जाते हैं। चलो इसको बाद में रिसर्च करेंगे। ओके, तो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन ऑफ फॉर अमाउंट एनसीआई, सबसे पहला मेथड कि हम मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। तो मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, ठीक है। मान लो अपने पास प्रिंसिपल है 1000 रुपये, पेन भी यहाँ से मोटा पतला तो नहीं होएगा, यही ठीक दिख रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल 1000 रुपये है और रेट जो है वो 10% पर एनम है और टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको पता है कोई भी चीज़ अगर 10% बढ़ती है तो एक साल में वो 100 से 110 यानी कि 11/10 गुना हो जाती है। और हम बात कर रहे हैं 3 साल की, यानी कि 3 साल में जो हमारा अमाउंट है वो कितने गुना हो गया होगा? वो हो गया होगा, हर साल 11/10 गुना हो रहा है तो इतने गुना। तो अगर आपको अमाउंट निकालना है तो ये तो अमाउंट है, अमाउंट कितने गुना हुआ। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वो है जो अमाउंट है उसमें से आप प्रिंसिपल घटाओगे, ठीक है, यानी कि 331/1000। ये पहला मेथड है फ्रैक्शन यूज करने का, ठीक है। अमाउंट निकालना है तो इन सबको ऐसे कैलकुलेट करके गुणा करने की जरूरत नहीं है 1000 से। आप गुणा में 11/10 11/10 11/10 कर सकते हो ऐसे, ठीक है, आपको बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम ऐसे करेंगे, -1 करके ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये अपना पहला मेथड है। अपना सेकंड मेथड देखते हैं। अब देखो, सेकंड मेथड है इफेक्टिव रेट निकालना। तो इसमें फिर पिछला पेज रहता है सेव, बहुत बढ़िया। तो इफेक्टिव रेट निकालते हैं तो यहाँ पर अपना वही मैं सेम एग्जांपल यहाँ पर यूज़ करूँगा, सेम एग्जांपल यही, इन्हीं डिटेल्स को मैं यूज़ करूँगा। तो 3 बार 10% ब्याज लग रहा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि जब हमें 2% ऐसे कंबाइन करनी हो तो a + b + AB/100, इससे ये हो जाएगा 21 और इन दोनों को फिर से कंबाइन कर देंगे, ये हो जाएगा 33.1%। तो नेट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इतने परसेंट आ जाएगा, 33.1%। और एक फॉर्मूला यहीं पर मैंने आपको बताया है, जब आपको 3 रेट कंबाइन करनी हो, मान लो X%, Y% और Z%, ठीक है। तो X + Y + Z + XY, और इसको याद रखने का तरीका भी बताया है, अभी बता दूंगा, बहुत ही ईजी है, /100 + XYZ/100 × 100। देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, ए और बी को एक एक बार लिया था, एक एक बार लिया था तो नीचे 100 हमने नहीं लिखा। जब हमने 2 की गैंग बनाई तो हमने एक बार 100 लिख दिया। सिर्फ बात को सुनो, यहाँ पर एक एक बार लिया तो एक मतलब कि 0 बार 100 लिखा। यहाँ पर 2 की गैंग बनाई तो 2 से 1 कम क्या होता है, एक बार 100 लिख दिया। यहाँ पर 3 की गैंग बनाई तो 2 बार 100 लिख दिया। तो जितने जितने का हम ग्रुप बना रहे हैं उससे एक कम बार हम नीचे 100 लिख रहे हैं, तो ये नेट इफेक्टिव रेट आ जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं इफेक्टिव रेट निकालने। क्लियर है? और आपको 10% की तो याद होनी चाहिए कि भैया अगर 2 बार 10% हो तो 21% होता है, अगर 3 बार 10% हो। अब मैं हर एक परसेंटेज याद करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं 10% की बोल रहा हूँ बिकॉज ये बहुत बार यूज होती है। 4 बार 10% ऐसे हो तो 46.41% होता है। ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। क्लियर? देन नेक्स्ट तरीका हमारे पास क्या है जी, रेशियो मेथड। नेक्स्ट मैंने आपको रेशियो मेथड बताया है, एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल के ऊपर मैं रेशियो मेथड लगाऊंगा। 1000 रुपये 10% 3 साल। तो फॉर 2 कंपाउंडिंग्स या फिर 2 ईयर्स, कंपाउंडिंग का मतलब आप अच्छे से जानते हो, सब लेक्चर देख लिए हैं। तो 2 कंपाउंडिंग्स के लिए हमने क्या किया था, हमने रेशियो यूज़ किया था 2:1। ये है जी अपना I1 पहले लेवल का इंटरेस्ट, ये है I2 दूसरे लेवल का इंटरेस्ट। 3 कंपाउंडिंग्स के लिए हमने यूज़ किया था 3:3:1। 4 कंपाउंडिंग के लिए मैंने आपको बताया था 4:6:4:1।
I1, I2, I3, I4, ये ऐसे। तो एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल है। तो ये है जी हमारा प्रिंसिपल, दैट इज 1000। ये है अपना I1, इसका 10% 100, I2 है इसका 10% 10, I3 है इसका 10% 1, I4 है इसका भी 10% 0.1। अगर आपको निकालना है 2 साल का तो 2 इंटू आप क्या करोगे, ऐसे करोगे आप, 2 साल का निकालना है तो इसका I1 निकालोगे सीधा 100 इंटू 2 कर दोगे, फिर इसका 10% निकालोगे 10 इंटू 2 कर दोगे, बस ये सॉरी इंटू 1 कर दोगे, रबड़ यहाँ से इंटू 1 कर दोगे, 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा जी 210। मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि हम चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। अगर हम 3 साल का निकालेंगे तो I1, I2, I3, I1 यहाँ पर क्या है ये इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 331, 4 साल का निकालेंगे तो 4641। ठीक है, इसको याद करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक तो 11 की पावर्स वाला तरीका बताया था कि अगर 2 बार कंपाउंडिंग का आपने निकालना है तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, उसके लास्ट के 2 डिजिट से बनता है ये रेशियो। 11 का जो क्यूब होता है 1331 होता है, पहले डिजिट को छोड़ के बाकी सारे डिजिट से बनता है ये रेशियो। 11 की पावर 4 जो होती है 14641 होती है, पहले वाले डिजिट को छोड़ के बाकियों से बनता है। ठीक है, और 5 वाला सर अब आप 11 की पावर 5 कैसे करोगे, तो मैंने आपको बताया है 11 की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है स्टार्टिंग में जो कैलकुलेशन क्लास थी उसके अंदर, तो यहाँ से इजीली आ जाएगा, राइट साइड से आएंगे। इसको 11 की पावर 4 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 की पावर 5 आएगी। तो देखो मैं सबसे पहले 1 लिखूंगा, फिर इन दोनों का सम लिखता रहूंगा, 1 और 4 5, 4 और 6 10 है, ऐसे पूरे पूरे डिजिट लिखने हैं, 6 और 4 10, ऐसे पूरे पूरे डिजिट, 4 और 1 5, तो 5 10 10 5 1, या फिर मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल भी बताया है, उससे आप कर सकते हो। क्लियर है, तो ये मेथड हमने कर लिया, दैट इज इफेक्टिव रेट, जिसमें हमें पता चल जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट है प्रिंसिपल का, डायरेक्ट हमें परसेंटेज में पता चल जाता है। अच्छा ये कर लिया, रेशियो मेथड मैंने आपको बता दिया, ये भी कर लिया। यूजिंग अमाउंट्स एंड CIR इन GP, इस चीज़ को यूज़ करना, अमाउंट्स और CI, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो GP में होते हैं कंज्यूकेटिव ईयर के, तो इसको भी यूज़ करना बताता हूँ। देखो इस मेथड को यूज़ करके भी हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल हम वही यूज़ कर रहे हैं कि प्रिंसिपल 1000 है, रेट जो है 10% पर एनम है, टाइम जो है भाई साहब 3 ईयर्स है। ठीक है, तो पहले साल का जो प्रिंसिपल है वो कितना है 1000, अगर आप सॉरी पहले साल का नहीं, 0 वाले साल का जो अमाउंट है यानी कि प्रिंसिपल वो कितना है, वो है जी 1000। ठीक है, 1 साल के बाद ये 10% बढ़ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसके अमाउंट्स GP में होते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट्स किस में होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इससे 10% ज़्यादा 1100, सिर्फ इसको 11/10 गुणा करते रहो या फिर 10% बढ़ाते रहो। दूसरे साल का जो अमाउंट आएगा वो कितना होएगा, वो हो जाएगा 1210, इसका 10% 110 मैंने जोड़ दिया। ऐसे ही तीसरे साल का क्या हो जाएगा, इसका 10% 121 जोड़ूंगा तो 1331। ठीक है, तो अगर आपको अमाउंट निकालने तो ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे ही आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। अगर मैं फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बोलूँ फर्स्ट ईयर का, तो क्या होएगा 1000 का 10%, आप बोलोगे 100। तो अब अगर मैं 2 सालों का नहीं बोल रहा, मैं सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ दूसरे साल का, 2 सालों का नहीं बोल रहा, पहले और दूसरे का नहीं, सिर्फ दूसरे साल का, पहले साल वाले से 10% ज़्यादा होएगा क्योंकि रेट 10% है। सिर्फ तीसरे साल का इससे 10% ज़्यादा होएगा। तो अगर आपको तीनों सालों का निकालना है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 331। तो कभी कभी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी पकड़ में आ गया, कोई भी 1 साल का, और आपको रेट पता चल गई, तो इससे पिछले वाला क्या होएगा आपको पता लग जाएगा कि उससे ये 10% ज़्यादा ही होएगा, अगले वाला इससे 10% ज़्यादा होएगा। आप सारे कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ट्री मेथड। देखो इतने सारे मेथड मैंने आपको बताए हैं, सारे अच्छे से समझाए हैं, सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है, सबकी अंडरस्टैंडिंग बनवाई है। ठीक है, और इस तरीके से बनवाई है कि कहीं पर भी कोई सा भी आप यूज़ कर पाओगे जो उस क्वेश्चन में इफेक्टिव होगा। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको थोड़ी सी ऐसी दिक्कत आई भी, मैंने पहले ही बताया था, अगर ऐसे आए कि यार अंडरस्टैंडिंग वो नहीं बन पा रही है या फिर हम जल्दी जल्दी भूल जा रहे हैं, मेथड में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं,
तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। आपने बस इसको रिपीट करना है, जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है उस पोर्शन को रिपीट करना है, थोड़ा सा ज़्यादा रिपीट करना है बाकियों से, ताकि अच्छे से समझ में आ पाए। अब हम ट्री मेथड करते हैं जी। तो ट्री मेथड बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये भी। जैसे मान लो यहाँ पर अपना प्रिंसिपल है 1000 रुपये, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले साल में, फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ये फ़र्क होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ब्याज को भी हम प्रिंसिपल में शामिल कर लेते हैं ऐसे मान। तो पहले ईयर में अगर मैं ब्याज लगा रहा हूँ, अगर मैं चेक कर रहा हूँ, तो जितना भी प्रिंसिपल है उसके ऊपर ब्याज लगेगा। तो पहले ईयर में ब्याज कितना हो जाएगा जी? पहले ईयर में हो जाएगा जी 100 रुपये, इसके ऊपर 100 रुपये ब्याज लग जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ ब्याज लिख रहा हूँ, ये पहले ईयर का। अब मैं सेकेंड ईयर में अगर ब्याज लगाऊंगा तो उसमें तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा ना, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो सेकेंड ईयर में जब मैं ब्याज कैलकुलेट करूंगा तो प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही, यानी कि 1000 रुपये के ऊपर 100 रुपये, लेकिन ये जो 100 रुपये ब्याज था इसके ऊपर भी लगेगा। तो जब आप फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट कर रहे हो तो मन ही मन में यहाँ पर एक लाइन खींच लो, इस लाइन से पहले जितनी भी वैल्यूज हैं सब पर ब्याज लगेगा। जब आप सेकेंड ईयर का कैलकुलेट कर रहे हो तो अपने मन ही मन में यहाँ पर एक लाइन खींच लो, सेकेंड ईयर का निकाल रहे हो तो इससे पहले जितनी भी वैल्यूज है सब पर, इसके ऊपर इसका 10%, रेट वही है अपनी 10%, ठीक है, और इसका 10% 10 रुपये। ये सेकेंड ईयर का ब्याज है, इकलौता सेकेंड ईयर का। जब आप थर्ड ईयर का ब्याज कर रहे हो तो अपने मन ही मन में यहाँ पर लाइन खींच लो, इसके पहले जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब के ऊपर ब्याज लगेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर तो 100 रुपये लगेगा ही। अब इस 100 पर भी, इस 100 पर भी, तो इसका 10% 10, इसका 10% 10, तो 10 और 10, और इसके ऊपर भी 1। ये सिर्फ तीसरे साल का ब्याज है। अगर कोई आपसे सिर्फ तीसरे साल का ब्याज पूछे तो आप ये बता दोगे, ये। अगर कोई सिर्फ दूसरे का पूछे तो ये बता दोगे, सिर्फ पहले का पूछे तो ये बता दोगे, हैं, तीसरे और पहले के बीच में अंतर पूछे तो इनका अंतर बता दोगे, तीनों साल का पूछे तो आप ये बता दोगे। 331 बन रहा है ना तीनों सालों का, 100 100 100 300 10 10 10 30 और 1 31 331। तो ये ट्री मेथड जी हमने किया था, जिसमें हम स्पेसिफिकली ट्रैक कर सकते हैं कौन से साल में कितना ब्याज लगा। तो अगर कोई ऐसे काम करता है, तीसरे और दूसरे साल का फर्क इस टाइप से काम करता है, तो हम इससे बता सकते हैं, ठीक। तो भाई यहाँ पर अपने सारे मेथड कवर हो गए, रिवाइज हो गए आपके, क्या क्या चीज़ें बताई थी, क्या क्या इनके भी, और एक आधी चीज़ें और मैं आपको बता दूँ। देखो तो भाई यहाँ पर ये यूज़ नहीं होता इस वाले बोर्ड में, वहाँ पर भी बटन है नहीं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने ये मेथड किया, ओके से। तो इसमें अगर मैं आपको ये बोल दूँ 3 की जगह 2.5 साल, तो आप क्या करोगे? पहले 2 साल के लिए 10% मतलब कि 11/10 गुणा 11/10 गुणा। अब अपने पास कितने साल हैं टोटल? 2.5 साल हैं, पूरा साल, फिर दूसरा पूरा साल, और फिर एक आधा साल। तो एक साल के लिए 10% है, तो आधे साल के लिए 5%, उसके लिए 21/10 21/20 5% के लिए फ्रैक्शन, ठीक। ऐसे ही अगर अगले मेथड के अंदर ये होए कि भैया 2.5 साल, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10% 10% और 5% इनको क्लब करेंगे कि ये साल आधा है। अगर इस रेशियो वाले मेथड के अंदर अगर ऐसे हो 2.5 साल, 2.25 साल, ऐसे फ्रैक्शन में टाइम आए, तो ये जो है ये रेशियो कितनी कंपाउंडिंग के लिए है? आप बोलोगे सर 2 कंपाउंडिंग के लिए, और 2 कंपाउंडिंग पूरी पूरी, 2 कंपाउंडिंग पूरी पूरी, यानी कि अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो 2 साल, कंपाउंडेड अगर 6 मंथली है तो 1 साल का ब्याज आप इससे निकाल सकते हो। 6 मंथ की 2 कंपाउंडिंग लगे, कंपाउंडिंग पूरी पूरी। तो अगर फ्रैक्शन में टाइम आया, और टाइम भी नहीं, सॉरी, अगर फ्रैक्शन में कंपाउंडिंग हुई, मान लो आप 8-8 महीने में कंपाउंडिंग कर रहे हो 8 मंथ में, और 8 मंथ की 3 कंपाउंडिंग कर दी 2 साल के अंदर, तो 3 कंपाउंडिंग पूरी होगी तो ये मेथड लग जाएगा। तो जो ये रेशियो मेथड है, जब फ्रैक्शन में कंपाउंडिंग होगी तो ये नहीं लगेगा। मान लो 2.5 कंपाउंडिंग जितना टाइम है, 2.5 साल है, तो आप ये वाला लगाओगे या ये वाला लगाओगे? जुगाड़ तो मैं आपको ये लगाने का भी बता दूंगा कि ऐसे इसको मैनिपुलेट करो, लेकिन फिर वो बिना वजह कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको हम अवॉइड करेंगे, और इतने मेथड इसीलिए तो दिए हैं। नेक्स्ट,
ये हम यूज़ कर सकते हैं 2.5 साल में। 2.5 साल में सर आप कैसे यूज़ करोगे? मैं ऐसे यूज़ करूँगा कि पहले साल का ये, दूसरे साल का ये, तीसरा साल अगर पूरा होता तो होता 121, लेकिन आधा है तो होगा इतना। तो अगर नेक्स्ट ईयर जितना भी यूज़ हुआ है आप पूरे साल का निकाल लोगे। अगर एक्चुअल में आधा हुआ है, पहले पूरे का निकालोगे, आधा हुआ तो आधा, 1/3 यूज हुआ तो 1/3, इसको यूज़ कर सकते हो फ्रैक्शन में। अगले पूरे साल का तो ब्याज निकाला नहीं, पूरे साल का जितना ब्याज होएगा, पूरा साल उसने बरता नहीं, सिर्फ 1/3 साल उसने रुपए यूज किए, तो उसका 1/3 हो जाएगा। इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी ये, यहाँ पर तो आप कर ही सकते हो सर। यहाँ पर कैसे करेंगे 2.5 साल में, बता देता हूँ। देखो, अगर आपने 2.5 साल में करना है तो क्या होएगा? पहले 2 साल जो ब्याज लगा वो कितने % लगा? वो तो 10% लगा। इसका 10% दूसरे साल में चेक किया तो इसका भी 10%, इसका भी 10%। लेकिन अगले साल अब जो हम ब्याज चेक कर रहे हैं सिर्फ आधा ही साल हुआ, सिर्फ 5%। तो अब हम 5% ले लेंगे सबका। इसका 5% कितना हो जाएगा? 50। इसका 5%, इसका 5%, 100 का 5% निकालो, फिर 100 का 5%, तो 100 का 10% ही हो गया, तो 10% ही ले लूँ। 10 2 बार 5 लिखने से की बजाय। और इसका 5% कितना हो जाएगा जी? का 0.5। तो इसमें भी कर सकते हो, बस जो रेशियो वाला मेथड है उसमें आप जब फ्रैक्शन में कंपाउंडिंग आएगी तो वहाँ पर वो यूज़ नहीं कर पाओ। क्लियर है? तो एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट है जी कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर डिफरेंट कंपाउंडिंग पीरियड्स। हमने अलग अलग कंपाउंडिंग पीरियड्स किए थे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या करना होता था? सिंपली कि भैया जो हमारी रेट है, मान लो 20% पर एनम है और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, तो पहले तो रेट को जो है जितने में कंपाउंडिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग लाएं, तो यानी कि 10% पर 6 मंथ अपनी कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग होगी। फिर हमने देखना है जो हमारा टाइम है उसके अंदर कंपाउंडिंग कितनी बार लगेगी। तो आधे साल में कंपाउंडिंग हो रही है तो 1.5 साल में 3 बार लगेगी, तो 10% 3 बार, ऐसे करके हम ब्याज निकाल सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया, जस्ट रिविजन कर रहे हैं ना, हर एक चीज़ को अच्छे से टच कर पाए। नेक्स्ट है कि द सम बिकम सेम टाइम्स इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि इक्वल ड्यूरेशन के दौरान मनी के अंदर इक्वल अमाउंट ऐड होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है? इक्वल ड्यूरेशन के दौरान सम इक्वल गुणा होगा। यानी कि अगर उसमें क्या था, अगर 3 साल में 100 रुपए ऐड हो रहे हैं तो अगले 3 साल में 100 ही रुपए ऐड होंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट की अंडरस्टैंडिंग है। यहां पर गुणा है, वहां पर एडिशन है कि अगर 3 साल में चीज 5 गुना होगी तो अगले 3 साल में भी 5 गुना होगी। यहां पर हम देखेंगे कि गुना कितने हुई। अच्छा, इतने साल में इतने गुना हुई, इतने साल में इतने ही गुना होगी। ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। जैसे इसमें इस तरह के क्वेश्चन थे, ये मैं क्वेश्चन करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। इफ ए सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 3 टाइम्स इन 4 ईयर्स, कि 4 साल में अगर वो 3 गुना हो रहा है तो उसको 3 गुना होने के लिए हमेशा 4 साल लगेंगे। और 81 गुना होने के लिए कितनी बार 3 गुना हुआ होगा? 4 बार 3 गुना हुआ होगा। तो उसको यहाँ पर भी 4 ईयर्स लगे होंगे, यहाँ पर भी 4 ईयर्स है, तो टोटल उसको 16 साल लग जाएंगे। नेक्स्ट, एट व्हाट रेट % पर एनम विल ए सम ऑफ दिस मच अमाउंट टू दिस इन 3 ईयर्स, कि इतने रुपए के इतने कितने टाइम में बन जाएंगे। तो आप ये 3 साल में इतना गुना हुआ है, तो ये कितने गुना हुआ है? फाइनल अपॉन इनिशियल, ऐसे ही मैंने आपको बताया है, इतने गुना हुआ है। तो ये 3 साल में हुआ है, तो इसका मैं क्या करूंगा? क्यूब रूट, मुझे पता लग जाएगा 1 साल में कितना गुना हुआ, और वहां से मुझे रेट पता चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट भाई, सिंपल और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में डिफरेंस। हिंदी वाले इतना तो करोगे हिंदी में। प्रिंसिपल रिमेन्स सेम फॉर होल पीरियड, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, सेम ही होता है मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज में जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, वो इंक्रीज होता रहता है हर साल, जितनी रेट है उतना। इंटरेस्ट इज नॉट एडिड टू द प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड नहीं होता, इसीलिए तो वो चेंज नहीं होता, इसीलिए सेम होता है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, इसलिए वो चेंज हो जाता है। इंटरेस्ट रिमेन सेम, तो प्रिंसिपल बदलेगा नहीं, तो ब्याज हम उसी प्रिंसिपल पर लगा रहे हैं, तो इंटरेस्ट सेम ही रहेगा हर साल के। पहले साल का 100 है तो अगले साल का भी 100, अगले साल का भी 100। अब यहाँ पर प्रिंसिपल बढ़ता रहता है हर साल। प्रिंसिपल कितना बढ़ता रहता है? जितनी रेट है, मान लो 10%, प्रिंसिपल 10% बढ़ता रहेगा, तो ब्याज भी हर साल 10% बढ़ता रहेगा। इसीलिए मैंने बताया कि ब्याज भी जीपी में होता है, हर साल उतना ही बढ़ता रहता है, ठीक है।
कंसेक्यूटिव अमाउंट्स आर इन एपी, कंसेक्यूटिव अमाउंट इसमें एपी में है क्योंकि सेम चीज़ ऐड होती रहती है हर साल। यहाँ पर कंसेक्यूटिव अमाउंट्स जीपी में है क्योंकि सेम गुणा होती रहती है चीज़ हर साल, सेम परसेंट बढ़ती रहती है कंसेक्यूटिवली। नेक्स्ट D2 एंड D3। D2 है CI और SI के बीच का डिफरेंस। 2 जो है, 2 का मतलब है फॉर 2 कंपाउंडिंग्स। जनरली इसको 2 ईयर्स आप समझोगे। अगर सालाना कंपाउंड हो रहा है तो 2 साल में इतना फर्क आ जाएगा। अगर 6 महीने में ही कंपाउंड हो रहा है तो भैया 1 साल में ही 2 बार 6 महीने आ जाते हैं, 1 साल में ही D2 हम यूज़ कर लेंगे। पहले हम क्लियर कर चुके हैं ये बात, ठीक है। तो D2 को रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंस जब 2 कंपाउंडिंग्स हो तो D2 होता है भाई साहब, ये मैं आपको उसी तरीके से बता देता हूँ, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रिंसिपल वी हैव 1000 रुपीज़, रेट 10% और टाइम 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स, दोनों हम यूज़ कर लेंगे। टाइम इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक। तो प्रिंसिपल यहाँ पर है जी I1, यहाँ पर है जी I2, यहाँ पर है जी I3। प्रिंसिपल अगर 1000 है तो I1 पहली जनरेशन का ब्याज, इसका 10% यानी कि 100, फिर इसका 10% यानी कि 10, इसका 10% यानी कि 1, I4 यानी कि इसका 10%, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ D2 की, ठीक है, तो हम सिर्फ फोकस करेंगे इसके ऊपर, इसको भी हटा देते हैं। पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स या फिर 2 कंपाउंडिंग्स, अभी 2 ईयर्स रख लेते हैं। कंपाउंडेड एन्युअली है फिलहाल इस एग्जाम्पल के अंदर, तो ये होता है 2:1 रेशियो, ठीक है। ये 2 क्या होता है, ये 2 होता है I1 और ये 1 क्या होता है, ये 1 होता है I2, ठीक है। तो I1 क्या होता है, प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज, और I2 क्या होता है, I1 के ऊपर ब्याज, यानी कि ब्याज पे ब्याज। I3 ब्याज के ऊपर जो ब्याज है उस पे ब्याज, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ क्या फ़र्क होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो ब्याज पर भी जो ब्याज लगेगा वही तो फ़र्क होएगा। प्रिंसिपल पर ब्याज तो दोनों में लगता है, तो ये जो I1 है ये प्रिंसिपल पर ब्याज होता है। तो CI और SI में ये सिंपल इंटरेस्ट में भी होता है ये फैक्टर, तो फ़र्क सिर्फ ये आएगा I2। तो D2 क्या होता है, 2 साल में जो फ़र्क होता है वो होता है I2, ब्याज के ऊपर ब्याज। यानी कि अगर 1000 रुपये हो, रेट 10% हो, तो बस I2 निकाल लो, इसका 10%, इसका 10%। अगर मैं 3 साल की बात करूं, जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूं भाई, रिवाइज भी बहुत डिटेल में करवा रहा हूं ताकि बस आपको कोई दिक्कत ना आए किसी भी तरह की, ठीक है। जिनको स्लो लग रहा है वो फास्ट फॉरवर्ड डेफिनेटली कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज़ I1, दिस इज़ I2, दिस इज़ I3। तो I1 तो सिंपल इंटरेस्ट में भी लगता है। मैं सिर्फ डिफरेंस की बात करूँ तो ये वाला पोर्शन होएगा 3I2 + I3। तो यहाँ पर अगर मैं D3 निकालना चाहूँगा, D3, तो वो होएगा 3I2 यानी कि 3 × 10 30 प्लस एक बार I3 + 1 31, ठीक है। 3I2 प्लस को एक बार, हाँ, सिर्फ डिफरेंस, मेरे को सोचा 331 होता है ब्याज, तो हम तो सिर्फ डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो 3 साल में इस केस में डिफरेंस क्या हो जाएगा, 31। क्लियर है। तो ये चीज़ें मैंने आपको याद करवाई हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक बार फिर से मैंने रिवाइज करवा दी है। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट्स। तो देखो भाई, तो यहाँ पर मैं आपको तीनों केस करवा देता हूँ, है ना। चलो तीनों केस रिवाइज कर लेते हैं। मान लो किसी बंदे ने P रुपये लिए आपसे और उसने 1 साल के बाद आपको X रुपये लौटा दिए, 2 साल के बाद आपको Y रुपये लौटा दिए, और 3 साल के बाद Z रुपये लौटा दिए, और आपका हिसाब किताब चुकता हो गया। और आपकी जो रेट है, हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 10% पर एनम है। आप दयालु किस्म के आदमी, आप बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप कभी भी कंपेयर कर सकते हो, किसी भी टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप इक्वेट कर सकते हो मनी की वैल्यू, 0 साल पर, 1 साल पर, 2 साल पर, 3 साल पर, ठीक है। अगर मैं 0 ईयर्स पर मनी की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो क्या होएगा, देखिएगा जरा। 0 ईयर्स यानी कि यहाँ पर इस P की वैल्यू क्या है, आज उसने आपसे P रुपये लिए, तो आज ही वो कितने लौटा देगा आपको वापिस P। किसी ने मुझसे आज 1000 रुपये लिए, मैं बोला अब तुरंत दे, तो आज 1000 ही देगा। ऐसे 5 मिनट का ब्याज थोड़ी लगेगा,
यानी कि ऑन द सेम टाइम तो उतना ही देगा ना मुझे, ठीक है। ओके, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि 1 साल के बाद मनी की वैल्यू 10% बढ़ जाती है, 10% ज़्यादा देने पड़ते हैं। अगर आप आगे जाओगे तो 10% बढ़ा दो, पीछे आओगे आगे जाओगे तो 11/10 गुना कर दो, क्योंकि 10% बढ़ा रहे हैं, पीछे आओगे 10/11 गुना कर दो। तो मैं हर एक मनी को यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, तो इसको जब मैं 0 पर लेकर आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 10/11, 1 साल पीछे ले आया जी। ये क्या हो जाएगा, y इंटू ये 2 साल पीछे आएगा, और वो क्या हो जाएगा प्लस z इंटू वो 3 साल पीछे आएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट इक्वेट करना चाहूँ 1 साल के बाद, तो इस प्रिंसिपल को 1 साल बाद ले जाऊँगा, p इंटू 11/10, x तो यहीं पर रहेगा 1 साल के बाद कंपेयर कर रहे हैं, y 1 साल पीछे आएगा 1 बार 10/11 गुना, z 2 बार पीछे आएगा तो 2 बार 10/11, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ऐसे ही हम दूसरे साल पर, ऐसे ही हम तीसरे साल पर कंपेयर कर सकते हैं, कहीं पर भी कंपेयर कर लो, कोई फर्क नहीं पैंदा, आंसर सेम आंदा, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो मैंने कर दिया, ये एक जनरलाइज सी चीज़ हो गई, इंस्टॉलमेंट इक्वल हो अनइक्वल हो फर्क नहीं पड़ता, अंडरस्टैंडिंग ये है भाई साहब, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इंस्टॉलमेंट को इक्वल ले लूँ, ये लो, यानी कि आई आई आई, तो वही बात है, एक्स वाई जेड की जगह आई 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 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसिपल मान लो मैं इन सबको 0 साल पर ही इक्वेट कर रहा हूँ, इस इक्वल टू आई इंटू 10/11 प्लस आई इंटू 10/11 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 साल पीछे आएगा, ये 3 साल पीछे आएगा, प्लस आई इंटू 10/11 का क्यूब। तो एक फॉर्मूला आपको किताबों में देखने को मिलेगा, वो यहीं से आता है कि अगर रेट 10% है और उसकी फ्रैक्शन 11/10 है तो इसकी फ्रैक्शन को पलटो 10/11, और अगर 3 इंस्टॉलमेंट है तो 10/11 की पावर 1, 10/11 की पावर 2, 10/11 की पावर 3, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, मैंने आपको वहाँ पर भी बताया कि एग्जामिनर कई बार पता नहीं क्या खा के क्वेश्चन बनाता है, ऐसे क्वेश्चन बना देता है कि वो थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, किसके कारण, उसकी रेट के कारण, रेट के कारण कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। एक आधी बार होता है, बहुत एक आधी बार 3 साल में ऐसे। तो मैंने आपको ये बताया कि आपके ऊपर कोई मजबूरी थोड़ी है, 0 साल पर कंपेयर करोगे, रेट बड़ी होगी, मान लो मेरी बात सुनो, इसको 3 साल पीछे लाना पड़ेगा तभी दिक्कत होती है, इसको 2 साल, इसको 1 साल। तो हम क्या करते हैं उस केस में, हम ये करते हैं मनी को यहाँ पर इक्वेट कर देते हैं, ये 1 साल आगे जाएगा, ये यहीं पर रहेगा, ये 1 साल पीछे, ये 2 साल पीछे, तो क्या होएगा 3 साल पीछे कोई आए, किसी चीज़ को 3 साल आगे पीछे सरकाना ही नहीं पड़ा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है उस केस में। आप हर एक जगह पर कंपेयर कर सकते हो, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट, मैंने आपको एक स्पेशल चीज़ भी बताई थी कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं भाई साहब, ओ भाई साहब, वो आते हैं 2 साल के, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट के। तो तब मैंने आपको बताया था क्या कि अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ यहीं पर कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू आई इंटू 10/11 प्लस आई इंटू 10/11 का स्क्वायर। फिर मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया आई इंटू 10/11, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 1 और यहाँ पर बच गया 10/11। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये चीज़ रट लो, क्योंकि ये बहुत भयंकर बार यूज़फुल होती है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इंटू 10% का 10/11 होता, 11/10 होता है, उसको पलटो 10/11, इसके अंदर 1 जोड़ दो, यानी कि 10 और 11 21/11। एक तो बहुत जल्दी जोड़ सकते हैं ऐसे, ये बहुत यूजफुल चीज़ है। देन अगली चीज़ इंस्टॉलमेंट्स के अंदर मैंने एक और बताया था, इन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करने का बता देता हूँ। इसी केस के अंदर बता देता हूँ, अगर प्रिंसिपल 1000 रुपये है, रेट 10% पर एनम है और मान लो टाइम जो है वो 3 ईयर्स है, कैसे हम सोल्व करेंगे। तो 10% रेट का मतलब होता है कि 10 रुपये की जगह 11 रुपये देना 1 साल बाद। अगर 2 साल आप देखना चाह रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट से तो इसका स्क्वायर कर दो, 100 की जगह 121 देना। 3 साल बाद देखना चाह रहे हो तो 1000 की जगह 1331 देना। तो ये है इंस्टॉलमेंट कि भैया 1000 रुपये लिए थे, 3 साल के बाद 1331 दे दिए। तो मैंने क्या बताया था, इंस्टॉलमेंट को सेम कर दो, बिकॉज इंस्टॉलमेंट इक्वल देता है वो, जब इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात हो तो ये है, अनइक्वल का तो मैं बता ही चुका हूँ XYZ वाला। तो यहाँ पर भी 11 गुना, यहाँ पर भी 11 गुना, 1100 हो गया।
यहाँ पर 121 गुणा, यहाँ पर भी 121 गुणा, ठीक है। तो ये इंस्टॉलमेंट हो गई। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है, 1331 है, ठीक है, क्लियर है जी। तो ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो गई, ये पूरा प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई। जो भी क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल होगा कितना हो गया, 3310, क्लियर है। अगर वो ब्याज भी पूछे तो यहाँ पर आपको ब्याज भी पता लग गया। 1210 की जगह 1331 दिए, 1000 की जगह 1331 दिए, तो ब्याज कितना लगेगा भाई, तो यहाँ पर ब्याज हो गया 331, यहाँ पर ब्याज हो गया भाई साहब 231, और यहाँ पर ब्याज हो गया भाई 121। 1210 की जगह 1331, तो ब्याज पूछ ले ब्याज बता दोगे, प्रिंसिपल पूछ ले प्रिंसिपल बता दोगे, इंस्टॉलमेंट पूछ ले इंस्टॉलमेंट बता दोगे, आप कुछ भी बता दोगे, ठीक है। प्रिंसिपल देकर ब्याज पूछ लेगा तो 1310 यूनिट की वैल्यू दे दी, ब्याज पूछ लिया, इन सबको जोड़ देना। या फिर इंस्टॉलमेंट बताकर ब्याज पूछ लेगा, या फिर ये बताकर ये पूछ लेगा। सर कुछ भी बिना बताए पूछ ले तो भाई साहब फिर हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी बिना बताए कैसे पूछेगा। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं ऑफलाइन क्लास में कि अगर ये भी ना दे तो ये भी ना दे तो पुलिस कंप्लेन कर दो। अब और तो क्या करें। नेक्स्ट भाई साहब अपने पास सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। तो सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में मैंने आपको क्या बताया है, 3 साल की इंस्टॉलमेंट करके बता देता हूँ। अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मैं यहाँ पर पूरा कंसेप्ट नहीं बता सकता, ठीक है। कहीं ये सोच रहे हो बिल्कुल ही मतलब जड़ से अलग अलग तरह के टाइप के क्वेश्चन, फिर तो कंसेप्ट लेक्चर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने जो आपको बताया था उसको रिवाइज करवा रहा हूँ कि 3 इंस्टॉलमेंट 100 की मैंने आपको ऐसे बताया था, रेट 10% है, तो ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है, इसको यहाँ पर ले जाओ तो 110। सिंपल इंटरेस्ट में आप पीछे नहीं ला सकते, आप सबको आगे लेके जा सकते हो, एक को भी पीछे नहीं ला सकते। तो इसका मतलब क्या है, सबको यहीं पर कंपेयर करना पड़ेगा आखिरी जगह पर। यहाँ पर भी कंपेयर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये यहीं पर रह गई, ये आगे आ गई, फिर उसको पीछे लाना पड़ेगा, तो सबको एंड में ले जाएंगे। तो इसको सिंपल इंटरेस्ट के रेट 10% है, 1 साल में ये 10% बढ़ेगा, 2 साल में ये 20% बढ़ेगा, 120। तो ये क्या आ गया जी, बिकॉज सबको मैं तीसरे साल में कंपेयर कर रहा हूं। मान लो प्रिंसिपल पी था 330, तो ये वो वैल्यू है, ये है अमाउंट। मतलब देखो उसने 100 रुपये तीसरे साल में दिए, उसने ये 100 रुपये दूसरे साल में दिए, तो अगर वो 1 साल और बाद देता, इसके ऊपर सिर्फ 2 साल का ब्याज लगा है, मैंने 1 साल का ब्याज और लगा दिया 110। यहाँ पर 1 साल के बाद उसने रुपए दे दिए, यहाँ पर सिर्फ 1 साल का ब्याज ऐड है, तो मैंने 2 साल का और ऐड कर दिया। लो मैंने हर एक रुपये के ऊपर 3 साल का ब्याज लगा दिया, यानी कि जब सारे रुपये के ऊपर 3 साल का ब्याज लगता तब जो अमाउंट बनता ये वो चीज़ है, जब हर एक रुपये के ऊपर 3 साल का ब्याज लगता। यानी कि व्हाट इज दिस, जब इस पी के ऊपर 30% ब्याज लगता 3 साल में पूरे रुपये पर, तो ये अमाउंट है। अगर अमाउंट की वैल्यू 330 यूनिट है तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 100 यूनिट है। ये मतलब बोलना सर 110 120 कहाँ है, अरे इनको अगर हम हर एक रुपये पर लगाएं, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमने ये लिखा है, अदरवाइज इंस्टॉलमेंट की वैल्यू तो यही है। तो वो आपको प्रिंसिपल देगा, तो आप अमाउंट निकाल सकते हो, 30% बढ़ा दोगे, रेट के अकॉर्डिंग बढ़ा दोगे, फिर इंस्टॉलमेंट बता दोगे। इंस्टॉलमेंट बता दे तो 100 यूनिट की वैल्यू दे दी, 330 यूनिट की वैल्यू बता देना, यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो। क्लियर है। यहाँ पर हमने कंसेप्ट सारा रिवाइज कर लिया है, जो रिवाइज किया जा सकता था QRP के थ्रू, इस तरीके से टच किया जा सकता था। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं।